गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव जॉन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिजिक्स की क्लास 6 देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने गति के समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से मैंने 3 न्यूमेरिकल दिए थे आपको। 3 न्यूमेरिकल में हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो होमवर्क में दिए थे मैंने। पहला न्यूमेरिकल है, एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है? 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। यदि इसका त्वरण A इक्वल टू जी इक्वल टू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो समय पर सतह पर टकराते समय इसका वेग कितना होगा और कितने समय बाद यह सतह से टकराएगी। ये क्वेश्चन था हमारा पहला। अब इसमें हमको एक चीज दी है जो हमको दिख नहीं रही है, जो मन की आंखों से दिखेगी, और वो है यू की वैल्यू। क्योंकि ऊपर से गिराया गया, मतलब विराम अवस्था से फेंका गया होगा, और यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारी यू की वैल्यू। अब इसको हम पुट कहाँ करेंगे? दूरी दी है हमको, ए की वैल्यू दी है हमको, टी की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब गति के दूसरे समीकरण में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी दी है? 20 इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू टी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी दी है? 10 इंटू टी का स्क्वायर। ये दिया हुआ है हमको। ये 2 से कट गया 5 बार, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 20 इक्वल टू 0, ये हो गया 5t स्क्वायर। ये 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ये टी की वैल्यू कितनी हो गई? टी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ये टी जब हटेगा स्क्वायर स्पेस है तो ये कितना हो जाएगा? √4, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो सतह पर टकराते, जब सतह पर टकराने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा वस्तु को? 2 सेकेंड। कितना लगेगा? 2 सेकेंड। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसने कि सतह पर टकराते समय वस्तु का वेग क्या हो गया। मतलब कि उसने क्या पूछ लिया हमसे? अंतिम वेग पूछ लिया। स्टूडेंट यहाँ पे देखना, आप लोगों को क्या किस किस की वैल्यू दी है? टी की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? टी की वैल्यू दी है। यू की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? यू की वैल्यू दी है। और ए की वैल्यू दी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? वी की वैल्यू। तो आप गति का पहला समीकरण लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लगा सकते हो आप। v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, u की वैल्यू 0 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा अंतिम वेग। जब वस्तु सतह पे टकराएगी उस समय उसका अंतिम वेग कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय में टकराएगी वो सतह से? तो 20 सेकंड में। ये हो गया हमारा होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन। अब होमवर्क का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमसे? क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। अब वस्तु को कहां प्रक्षेपित किया जा रहा है? ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। किससे? 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से। मतलब u की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे हमको? 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा? मतलब जो वस्तु धरातल पे पहुंचेगी तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे केवल आपको एक वैल्यू दिख रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? किसी ने भी आंसर नहीं दिए थे मेरे को इनके। देखो, अब मन की आंखें खोलो आपकी। कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हो आप, ये फेंकी आपने वस्तु, एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वापस रुकी, एक निश्चित ऊंचाई पर गई और रुक गई वहां पर, तो अंतिम वेग क्या हो गया वस्तु का? 0 मीटर पर सेकेंड। और इस वस्तु को यहां जाने में जितना समय लगा था उतना ही समय यहां आने में भी लगेगा। वस्तु यहां से जितने समय में यहां गई थी उतने ही समय में नीचे भी आएगी। तो यहां पर जाने में लगा समय और आने में लगा समय दोनों बराबर होते हैं। तो क्यों ना हम कोई एक समय निकाल लें जिससे हमको दोनों समय पता चल जाए। भाई, हमको अभी जो समय निकलेगा वो दोनों का निकलेगा। हमको समझ में आ जाएगा कि वस्तु को धरातल पर आने में कितना समय लगा है। तो हमारे पास अब आ गई है वैल्यू v की, वैल्यू आ गई है u की। अब फिर थोड़ी सी मन की आंखें को और खोलो और यहाँ पे देखो g की वैल्यू कितनी है। आप देख रहे होंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है ये? त्वरण है। वस्तु को कहाँ फेंका गया है?
ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। कहाँ फेंका गया? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर फेंका गया मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव आएगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव। पर अभी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं करते, अभी हम क्वेश्चन। अब किसमें इन वैल्यू का मान रखें कि हमको टी की वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ पे दूरी नहीं दी है तो गति का दूसरा समीकरण नहीं रख सकते। तीसरे समीकरण में भी दूरी से निकलता है, तो सीधा हमारा लग रहा है पहला समीकरण। उसको क्या बोलते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। v की वैल्यू कितनी दी है? 0 इक्वल टू u की वैल्यू कितनी दी है? 9.8। ठीक है, प्लस जो g है हमारा, a को ही हम बोलते हैं यहाँ पर g। कहाँ फेंका? ऊपर की ओर। तो कैसा हो जाएगा? माइनस। कैसा हो जाएगा ये? माइनस 9.8। और t की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यही t की वैल्यू फाइंड करनी ना। ये माइनस 9.8 इधर गया, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8। कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 9.8। ये t यहीं रहेगा, मैं इसको मिटा देता हूं। ये t यहीं रहेगा, या यहीं पे देख लो, ये 9.8 से ये 9.8 कट गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। t इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि वस्तु को वापस आने में कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट ये तो वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय है, ये वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय है। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय वस्तु को नीचे आने में लगेगा। तो हमारा जो समय लगेगा वो 2 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड लगेगा। ये होगा हमारा आंसर, ना कि 1 सेकंड होगा हमारा आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट? ये 2 सेकंड क्यों होगा मैं अभी भी समझा दे रहा हूं आपको। जितना समय वस्तु को ऊपर जाने में लगा उतना ही समय वस्तु को नीचे आने में लगेगा। ठीक है ना? तो हमारा ये जाने में लगा समय 1 सेकंड है, तो आने में लगा समय भी कितना होगा? 1 सेकंड। और 1 सेकंड और 1 सेकंड जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। समझ गए होंगे आप कैसा करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, केवल वैल्यू पुट करना था और उसको कैलकुलेट करना था। बस आप लोग वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे कि किसकी वैल्यू क्या है। अभी भी देख लो यहाँ पे 9.8 हमको दिया था मीटर पर सेकंड में, क्या? वस्तु का प्रारंभिक वेग। टी की वैल्यू फाइंड करने का बोला था, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी थी। पर आप खुद दिमाग से सोचो कि ये पेन को मैंने ऊपर फेंका तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद रुका और फिर भी वापस आया, मतलब क्या हुआ? अंतिम वेग उसका 0 हो गया। ये अंतिम वेग 0 हो गया। जी की वैल्यू या ए की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की वैल्यू कितनी दी रहती है? या तो 10 दी रहती है या तो 9.8 दी रहती है। हमने यहाँ पे 9.8 माना है। कितना माना है? 9.8। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। फिर हमने ये फॉर्मूला रखा v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी। क्यों माइनस जी टी क्यों लिखा? क्योंकि वस्तु कहाँ फेंकी जा रही थी? ऊपर फेंकी जा रही थी। कहाँ फेंकी जा रही थी? ऊपर फेंकी जा रही थी। उससे हमने टी की वैल्यू फाइंड की। अब टी का जो वैल्यू है 1 नहीं होगी, कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि जितना समय वस्तु को ऊपर जाने में उतना ही वस्तु को नीचे आने में। ये होगा हमारे 2 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था ऐसा हमारा कि एक पिंड स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करता है। कैसी अवस्था से चलना प्रारंभ करता है? स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो u की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे स्टूडेंट हमारी? 0 मीटर पर सेकेंड। 8वें सेकेंड में, 8वें सेकेंड में मतलब इसी 8वें सेकेंड को बोला जाता है n-वा सेकेंड। और ये n-वा सेकेंड कितना है? 8। कितना है? 8। 8वें सेकंड में 120 मीटर की दूरी चलता है। एस की वैल्यू कितनी दे दी? 120 मीटर। पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको ए की वैल्यू फाइंड करने को दे दी है। ठीक है ना? तो जो n-वें सेकंड या n-वा सेकंड है, n-वें सेकंड में जो दूरी निकालते हैं हम या कोई भी चीज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं SN। SN u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका? n-वें सेकंड में चली गई दूरी। अब यहां पे हमको n-वें सेकंड में चली गई दूरी नहीं पूछा है, दूरी दी हुई है। n-वें सेकंड में चली गई दूरी दी हुई है। उसने पूछा है त्वरण क्या होगा उस समय, n-वें सेकंड में वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो स्टूडेंट देखना यहाँ पे u की वैल्यू दी है आपको 0, a की वैल्यू आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी? 8 है। क्या है हमारी यहाँ पे? n की वैल्यू 8 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम।
Sn कितना दिया है 120 मीटर इक्वल टू u की वैल्यू कितनी दी है हमको 0 प्लस a की वैल्यू क्या करना है हमको फाइंड अपॉन कितना 2, ये इंटू में कितना है 2 इंटू n की वैल्यू कितनी दी है हमको 8 माइनस कितना दिया है 1। 120 इक्वल टू ये 0 है a/2 इंटू 8 दूनी 16 में से 1 गए कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। ये इसका इधर इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 240, ये 15 इधर अपॉन में जाएगा तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। इसमें दो 15 एकम 15 कितने बचे 15 और 5 9 15 छक्का 90, तो कितना हो गया a की वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुरंत क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला रहता है Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। कब nवे सेकंड में चली गई दूरी फाइंड करने का, जब nवे सेकंड में चली गई दूरी दी हो तो कुछ दूसरी चीज अगर पूछ ले वो भी इसी से निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमने आ रहे जो तीनों न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व कर लिए हमने, तीनों न्यूमेरिकल जो थे हमने वो सॉल्व कर लिए जो होमवर्क में दिए थे आप लोगों को मैंने। आज हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे और गति के। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक लड़का एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एस की वैल्यू फाइंड करने का बोला है। एक लड़का गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब केवल फिर दो वैल्यू दी है हमको, और कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर, तो सर अभी तो कोई नहीं दिख रही है, अभी तो कोई नहीं दिख रही है, पर धीरे धीरे करके दिखने लगेगी। कैसे दिखेगी स्टूडेंट, आप बताओ। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि गेंद जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो v की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको 0 मीटर पर सेकेंड दिख रही है। इसके बाद आपको और कुछ वैल्यू भी देखना पड़ेगा, किसकी वैल्यू, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये g की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। आप 9.8 मीटर पर सेकंड भी मान सकते हो, 10 मीटर भी। अब क्वेश्चन में बोला है लड़का गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, मतलब जो g की वैल्यू है हमारी है, जो गति का समीकरण लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा, नकारात्मक चिन्ह के साथ लगेगा। तो हम इसमें पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा वो देखिए। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, s की। तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो समीकरण है, एक गति का दूसरा समीकरण और एक तीसरा समीकरण। अब यहाँ पे दूसरे समीकरण में अगर हम रखेंगे, दूसरे समीकरण में हम रखेंगे तो हमारे लिए s की वैल्यू भी अननोन हो जाएगी और t की वैल्यू भी अननोन हो जाएगी। इसलिए इसको गति के कौन से समीकरण में रखेंगे, तीसरे में। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs इसमें रखेंगे हमको, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs में रखेंगे। देखो g की वैल्यू दी है हमको, u की वैल्यू दी है, v की वैल्यू, फाइंड किसकी वैल्यू करना है, s की वैल्यू। तो v की वैल्यू कितनी दी है 0 का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर कितना दिया है 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू क्या दिया है s। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 10 धम 100, ये कितना हो जाएगा माइनस 10 दूनी 20 s। इसका पक्षांतर होगा इधर, ये तो 0 हो ही गया है, माइनस 20s का पक्षांतर होगा तो ये कितना हो जाएगा 20s इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये 20 से कम 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, कितना हो गया जी s इक्वल टू 5 मीटर। s की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वाला, अब हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम, कि न्यूटन ने अपनी गति के नियम में क्या कहा था, कैसे कहा था, न्यूटन की गति के नियम से हमको क्या प्राप्त होता है और उनको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं ग्रुप डी के पेपर में, तो हम वो सारे क्वेश्चनों को हमारी थ्योरी में लेते हुए चलेंगे और उनको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि उसने इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया था कि किसे संवेग का नियम भी कहते हैं, किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, किसे सापेक्षता का नियम भी कहते हैं। ये सारी चीजें उसने पूछी थी, किसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते थे। तो ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके बाद हम देखेंगे गति के नियम न्यूटन की। अब देखेंगे हम न्यूटन की गति के नियम, तीनों नियम, उनसे उदाहरण पूछे गए हैं ग्रुप डी के पेपर में बहुत सारे। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, तो उससे पहले हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के नियम को गैलीलियो के नियम भी क्यों कहते हैं।
तो न्यूटन ने जो गैलीलियो ने पहले नियम दिए थे उन्हीं को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। न्यूटन की जो गति के नियम थे, न्यूटन ने क्या किया था, गैलीलियो ने सबसे पहले गति का पहला नियम देने की कोशिश करी थी, तो उसी नियम को न्यूटन ने क्या किया था, आगे बढ़ाया था। तो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी 1686-87 में, अपने गति के नियम को क्या किया था, प्रतिपादित किया था, इस बुक में लिखा था। ठीक है ना, कब, लैटिन भाषा में 1686-87 में। बुक का नाम था प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। किसने, तो न्यूटन ने। गति के 3 नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इसी नाम से जाना जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिनको अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, या गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार, या न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था, तो अगर कोई वस्तु या कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह किस में रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य कारक ना लगाया जाए। बाह्य कारक मतलब कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई बाह्य कारक ना लगाया जाए। इस बाह्य कारक को ही बाद में किस नाम से परिभाषित किया गया, किस नाम से परिभाषित किया गया, अभी भी मैं बोल रहा हूं परिभाषित किया गया, किस नाम से, बल के नाम से परिभाषित किया गया। तो आप लोगों ने सुना होगा और क्वेश्चन भी बकायदा पूछे गए हैं कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक, बल की परिभाषा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या, बल की परिभाषा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होती है, हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, अभी हम उसको देखेंगे। तो क्या, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य कारक आरोपित ना किया जाए। जैसे कि ये पेन का कैप रखा हुआ है, इस पर ये टेबल है, इस पे ये पेन का कैप रखा हुआ है, ये कैसा है, अभी विराम अवस्था में है। कैसी अवस्था में, विराम अवस्था में। अब मैं इसको बाह्य कारक, ये मेरा बाह्य कारक है, ये लगा के इसको गतिशील अवस्था में कर रहा हूँ। किस अवस्था में ला रहा हूँ, इसको गतिशील अवस्था में ला रहा हूँ। अब इधर साइड से मैंने इसको गतिशील अवस्था में लाया, इस साइड से मैंने इसको गतिशील अवस्था में लाया, और ये कोई दूसरा कारक इसको रोक रहा है, कोई दूसरा कारक इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक बाह्य कारक हो गया। तो ये गतिशील अवस्था में था, इसको रोक रहे हैं हम, तो यही क्या है, वो बाह्य कारक है, जिनके कारण हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, बल की परिभाषा। तो न्यूटन की गति का पहला नियम एक बार फिर से सुन लो, कि कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील में ही रहेगी, या विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य कारक आरोपित ना किया जाए। और यही बाह्य कारक क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमको काय की परिभाषा प्राप्त होती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। किसकी परिभाषा प्राप्त होती है, बल की परिभाषा। अब इसमें एक शब्द लिखा है जड़त्व। क्या लिखा है, शब्द लिखा है जड़त्व। तो हर वस्तु जिसका कुछ भी द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ भी द्रव्यमान होता है, वह किस गुण को दर्शाता है, तो जड़त्व के गुण को दर्शाता है। किसके गुण को दर्शाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है। या हर द्रव्य जिसकी एक प्रकृति या गुण होता है, किसका गुण होता है, वो जड़त्व का गुण, जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमको जड़त्व के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, जड़त्व के बारे में, या जड़ता के बारे में बताता है। जैसे कि ये पेन का कैप इस पर रखा हुआ है, स्थिर है, मतलब इसका कुछ द्रव्यमान है, इसलिए जड़त्व में बस यहाँ रुका हुआ है। क्या है, रुका हुआ। पर इस पर मैंने ये बाह्य कारक लगाया तो ये गतिशील अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया है, गतिशील अवस्था में आ गया है। पर वापस से इस पे इधर साइड से मैंने रोक दिया तो ये क्या हो गया, वापस से विराम अवस्था में आ गया। किस में आ गया, विराम अवस्था में।
तो ये जड़त्व को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। किसका? गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं गति का जड़त्व या विराम का जड़त्व? तो आप लोगों से कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई यात्री अगर बस में बैठा है और बस अचानक चलने लगे तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, तो वह किस जड़त्व को दर्शाता है? गति के जड़त्व को दर्शाता है या विराम के जड़त्व को दर्शाता है? या ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोई चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगाकर रोक दी जाती है तो उसमें खड़ा हुआ यात्री या बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो यह किसके जड़त्व को दर्शाता है? तो यही जड़त्व आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन दोनों के आंसर आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के सेंड करना कि कौन से उदाहरण में कौन सा जड़त्व दिखाता है, गति का जड़त्व दिखाता है या विराम का जड़त्व दिखाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है स्टूडेंट, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इससे काय की परिभाषा प्राप्त होती है? तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की क्या होती है? परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है एक बस में बैठा हुआ है और बस अचानक से चलने लगे तो व्यक्ति कहाँ गिरता है? पीछे की ओर गिरता है। ये न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो पहले नियम को। कोई ताश का पत्ता है जिसको ग्लास पे रख दें और उसके ऊपर सिक्का रख दें और ताश के पत्ते को तेजी से खींचे तो सिक्का कहाँ गिरता है? वापस से ग्लास में ही गिरता है। अपन ने देखा था, मेले में जाते थे, बूढ़ी माता के मेले में, तो क्या होता था, एक पेंसिल के ऊपर सिक्का रख देते थे और अपन छोटे छोटे थे बचपन में, तो बोलते थे कि इस सिक्के को अगर आपने ग्लास से बाहर गिरा दिया, इस सिक्के को अगर ग्लास से बाहर गिरा दिया तो 1 रुपए के आपको 5 रुपए मिलेंगे। पर अपन कोशिश करते थे, इधर से इसमें मारते थे दूसरी पेंसिल, वो सिक्का कहाँ गिरता था? वापस से ग्लास में गिरता था। तो ऐसा क्यों होता था? पहले अपन को साइंस नहीं आती थी, पढ़ी जरूर थी पर अपन को समझ नहीं आती थी कि अपन साइंस के विरुद्ध काम करने की सोच रहे हैं, जो कभी भी हम सिद्ध या सही नहीं हो सकते हैं। ये किसमें था? सिक्का ब्राह्म अवस्था में था। किसमें था? ब्राह्म में। और वह ब्राह्म में ही रहने की कोशिश करेगा। आपने इधर से पेंसिल मारी तो ये पेंसिल विस्थापित हुई, सिक्का तो किसमें रहा? ब्राह्म में। पेंसिल यहाँ से हट गई, सिक्का कहाँ गिर गया? वापस से ग्लास में गिर गया, है ना। तो ये हम साइंस के विरुद्ध चलते थे, इसलिए हम कभी जीत नहीं पाते थे, 1 के हमको 5 नहीं मिल पाते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो हो गया न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब देखेंगे स्टूडेंट्स अपन गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे हम क्या कहते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब ये बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु का संवेग, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा बल हो गया, और ये संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं। तो संवेग क्या हो गया? अब संवेग को अगर हम परिभाषित करें तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग में परिवर्तन की दर बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? संवेग में परिवर्तन की दर बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित क्या हो गया हमारा? वेग क्या होता है? संवेग। अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P समानुपाती क्या हो जाएगा? S। ये हमारे को पता है। P को क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान को M लिख सकते हैं और वेग को क्या लिख सकते हैं? V। पर क्या बोल रहा है? संवेग में परिवर्तन, मतलब कि क्या बटे में आ जाएगा T, और V अपॉन T क्या होता है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है? A होता है। A बोले तो त्वरण होता है। तो हम P को क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखना, चूंकि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M इंटू ए। तो हम ये लिख सकते हैं F समानुपाती M A। ठीक है, अब ये समानुपाती हटाएंगे तो F इक्वल टू K M A हो जाएगा। ये K क्या है यहाँ पे? समानुपातिक नियतांक है। ये क्या है यहाँ पर? एक समानुपातिक नियतांक है। तो ये समानुपातिक नियतांक जब हटेगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Ma। बोले तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। आप लोगों ने बल का परिभाषा पता होगी कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया? गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक, बोले तो समीकरण प्राप्त हो गया हमको। मैंने पहले ही बोला था कि क्या हो जाएगा हमको? गति के दूसरे नियम से हमको क्या? बल का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। पहले से क्या होती है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और यहाँ पे क्या हो गया? हमको बल का व्यंजक प्राप्त हो गया।
अब इसका उदाहरण हम क्या देखते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। क्या कारण है उसका, कि देखो गेंद किसी वेग से आ रही होगी या त्वरण से आ रही होगी, जब खिलाड़ी के हाथ आगे ही रहेंगे और वो गेंद को कैच करेगा, आगे रहेंगे तो कैच करेगा, तो समय क्या होगा, कम होगा, समय क्या होगा, कम। पर जब हाथ को पीछे ले जाएगा तो समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, और समय बढ़ने से क्या होता है, बल का मान कम होता है। समय बढ़ने से क्या होता है, बल का मान कम होता है। इसलिए क्या करता है, कोई भी खिलाड़ी जब बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को कहाँ करता है, पीछे की ओर करता है, जिससे समय बढ़ने से क्या होता है, बल का मान क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए उसके हाथों में क्या नहीं लगती है, चोट नहीं लगती है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। किसको, न्यूटन की गति के तीसरे नियम को। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम था, ठीक है ना। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे ही क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी नाव में बैठे रहते हो, और जब आप किनारे पे आते हो और किनारे से धरातल पे आने की सोचते हो, मतलब कि किनारे पर आ गई है नाव, आप स्थल पे आने की सोचते हो जल से, तो नाव कहाँ जाती है, पीछे की ओर, और आप कहाँ जाते हो, आगे की ओर जाते हो। तो जितना आपने इधर बल लगाया उतना ही आपके पैरों पर इधर साइड बल लगा। तो इससे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। किसका, न्यूटन की गति का तीसरे नियम को, ठीक है ना। इसके क्या क्या अनुप्रयोग है, मतलब उदाहरण क्या है, तो यही हो गया एक। तो दूसरा हो गया घोड़ा गाड़ी का चलना, जो टांगा रहता है उसका चलना। क्या करता है, घोड़ा पृथ्वी पर उतना बल लगाता है और उतना ही बल पृथ्वी भी टांगे मतलब घोड़े के पैरों पर लगाती है, जिससे क्या होता है, हमारी घोड़ा गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। क्या होती है, घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती है। और हम खुद भी अगर चल रहे हैं तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। हमने पृथ्वी पर बल लगाया, ठीक है, पृथ्वी ने भी उतना बल हमारे पास लगाया, तो हम क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आते हैं। ये न्यूटन की गति के तीनों नियम होगा, उनके उदाहरण होगा, कैसे हम उससे व्यंजक प्राप्त करते हैं वो भी देख लिया। और हमने जितने भी न्यूमेरिकल थे मोशन चैप्टर के, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को जो मैं होमवर्क देता हूँ उनके आंसर जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। सारी वीडियोस में जिसमें मैंने होमवर्क दिया, जैसे अभी बोला था मैंने कि अचानक बस के चलने के कारण कौन सा जड़त्व का नियम लगता है, या जड़त्व का गति जड़त्व लगता है, या ब्राह्म जड़त्व लगता है, इन सबको आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.